चलिए, पहले तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है पोलराइजेशन। छोटा सा टॉपिक है बट फिर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आए हैं काफी सारे। देखिए, पोलराइजेशन क्या है, इसको समझने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा विच इज कॉल्ड द अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट बहुत इजी है ये चीज समझना। देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है। बेसिकली अभी हमने देखा बेटा कि एक अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ इस तरह का यहाँ पर सिचुएशन बनता है कि अगर वेव इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स अगर एक्स वाई प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स किधर होंगे, तो वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बट किसी एक सिंगल वेव के लिए, किसी एग्जैक्टली पॉइंट सोर्स से ओरिजिनेट होने वाली वेव के लिए ऐसा हम बोल सकते हैं। बट अभी क्या हो रहा है, अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर हम लाइट की कोई बहुत ही नैरो बीम कंसीडर करें, लाइक लेजर लाइट की तरह कोई नैरो बीम मैंने कंसीडर की, तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर एक्चुअल में कोई सिंगल रे थोड़ी आ रही होगी। जब हम जिसको भी हम रे बोलते हैं, एक्चुअल में वो रे नहीं है, वो क्या है, वो तो बीम ही है। बताओ, तो हमने क्या किया हुआ, हमने एक बहुत ही नैरो बीम ऑफ लाइट कंसिडर की है। बट फिर भी ये जो नैरो बीम ऑफ लाइट है बेटा, ये इटसेल्फ अगर इसका ओरिजिन पे हम ध्यान दें कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से आ रही है, तो आप बोलेंगे कि भाई लाइट को प्रोड्यूस करने वाली कोई डिवाइस होगी। अगर मोस्ट कॉमनली अगर डिवाइस देखें तो कोई टॉर्च लाइक डिवाइस होगी या कोई बल्ब लाइक डिवाइस होगी। तो उस बल्ब के अंदर क्या होगा, उस बल्ब के अंदर जो सबसे कॉमन मैकेनिज्म है उसको देखें अगर, तो बल्ब के अंदर होगा एक फिलामेंट। फिलामेंट के अंदर क्या हो रहा होगा, करंट का फ्लो, उसकी वजह से बन रही होगी हीट। एंड फाइनली वो क्या हो गया होगा, ज्यादा हीट की वजह से उसके अंदर ट्रांजिशन हो रहे होंगे। उन ट्रांजिशन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेज में जाएंगे और वहां से फिर से लौट के आएंगे ग्राउंड स्टेज में, तो वो अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उनको रेडिएट कर रहे होंगे। ऐसे ही तो कुछ हो रहा होगा। बताओ बेटा। तो अल्टीमेटली उस सोर्स के अंदर, वो जो सोर्स है वो फिलामेंट है, बट मैं अभी बल्ब ही बोल रहा हूँ, तो उस बल्ब के अंदर बहुत सारे ट्रांजिशन हो रहे होंगे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के, और उन सारे ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग लाइट रिलीज हो रही होगी, या लाइट यहाँ पर हमें आती हुई दिख रही होगी, एमिट हो रही होगी, है ना। तो सारे ही ट्रांजिशन जो है वो एक दूसरे से तो इंडिपेंडेंट है ना, तो रैंडमली किसी भी ओरिएंटेशन के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे तो सेट ऑफ मैनी नंबर ऑफ वेव्स हैं, ऐसा बोला जा सकता है। और उन सारी वेव्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में लाइन हो सकती है। बताइए, डेफिनेटली वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक थोड़ी है कोई। अगर ये एक वेव आ रही है, देखिए मैंने वेव की डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई है, लेट ये वेव इस तरह से आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस लाइन के अलॉन्ग भी हो सकती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस लाइन के अलॉन्ग भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी। बताइए, समझ पा रहे हैं आप ये बात, क्लियर है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी तरफ हो सकती है। तो इस नैरो बीम ऑफ लाइट के लिए आप बोलेंगे कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की इन सारी डायरेक्शंस में अलाइन होने की। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, तो इक्वली यहाँ पर इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी होंगे वेक्टर। तो अभी जनरल केसेस में हमें जो भी लाइट मिलती है फ्रॉम एनी जनरल सोर्स, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा अनपोलराइज्ड लाइट ही होती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स होते हैं वो बीम के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलरली हर डायरेक्शन की तरफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिखाई है। बताइए, समझ पा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट ये आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मैंने बता दी है, मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं की। मैग्नेटिक फील्ड की बात क्यों नहीं की, इसमें हमें यहाँ पर पहले तो पॉइंट समझना है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, बट हम यहाँ पे बोलते हैं कि लाइट के अंदर जो विजुअल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं लाइट के अंदर, आपने ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। बट इसके अंदर जो विजुअल प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू हम चीजों को सेंस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो वो विजुअल प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। मैग्नेटिक फील्ड का इसकी विजुअल प्रॉपर्टीज में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो अब थ्रू आउट हम पोलराइजेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही केवल बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। ओके,
तो ये मैंने आपको बताया है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है बेटा, ओके। इस ऑब्जर्वर को इस सेंस में, ये ऑब्जर्वर का व्यू है, ये जो ऑब्जर्वर है इसको ऐसा ही कुछ यहाँ पर सेंस दिखेगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को देख पाए तो उसको ऐसे दिखने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब पोलराइजेशन क्या है ये बात करें अगर, तो बेसिकली अभी आपको जो लाइट बीम मिल रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में ओरिएंटेड थी। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म फॉलो किया जिस मैकेनिज्म के बाद हमने उसमें एक चेंज कर दिया। देखो ये v की वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, बीम इस तरफ आ रही, आउटवर्ड आ रही है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। हमने क्या चेंज किया बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स थे, इनके वाइब्रेशन का जो प्लेन है, आपको दिख रहा है कि ये सारे ही प्लेन्स में वाइब्रेट कर रहे थे। हमने इनके वाइब्रेशन का प्लेन किसी पर्टिकुलर प्लेन में ही केवल रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हमने देखा कि हमने इस लाइट बीम के साथ कुछ चेंजेस करे, एंड आफ्टर मेकिंग दोज चेंजेस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से केवल इस ही प्लेन में, मतलब अगर वेव ऐसे जा रही है तो पर्टिकुलरली इस प्लेन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स रह गए। समझ पा रहे हैं, क्लियर है क्या? इस वेव को, इस लाइट वेव को हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोल रहे हैं हम इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने ऑब्टेन कर ली, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। इसको ही हम बोल रहे हैं बेटा, दिस इज पोलराइजेशन। ठीक है क्या? Yes. बताइए, समझ पाए आप? अनपोलराइज्ड लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑब्टेन करने का जो मेथड है, ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। डेफिनेशन लिखनी होगी तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, द फिनोमिना of restricting the vibration of electric field vectors of light in a particular direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called polarization. Okay, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। अब जब भी हम एक क्वेश्चन को खत्म करते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया कि भाई हम कैसे करेंगे ये। चलो बोल दिया कि हाँ ठीक है, ये लॉजिकली समझ में आ रहा था कि हर डायरेक्शन में था। अब उसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, मतलब एक्चुअल में पोलराइजेशन कैसे करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो कई सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम पोलराइजेशन कर सकते हैं, और उसमें से कुछ बहुत ही इजी है। देखिए, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। देखिए क्या है मेथड, मैं सारे मेथड्स पहले मेंशन कर देता हूँ। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हम पोलराइज कर सकते हैं। सेकंड है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। ठीक है, ओके। तो वन बाय वन सारे मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मेथड आ रहा है यहाँ पर, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन।
पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। देखिए बहुत ही इजी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डेंसर मीडियम मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक रेयर मीडियम लिया हुआ है। ठीक है बेटा, आपने यहाँ से एक अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट कराया है इसके ऊपर। अब अनपोलराइज्ड लाइट जो है इंसिडेंट होने के बाद डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, इसलिए क्या होगा, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। एंड जो पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, आपको पता है किसी भी पॉइंट पे जब हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो दोनों ही फिनोमेना साइमल्टेनियसली होते हैं। उसमें से इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर कुछ पार्ट ये हो गया रिफ्लेक्ट एंड कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया। जो रिफ्लेक्ट होगा वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है एंड जो रिफ्रैक्ट हुआ है वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा। बताइए, ऐसे ही तो कुछ सिचुएशन है। अभी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इनके बीच में जो एंगल है, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर मुझे ये एंगल काफी ज्यादा दिख रहा है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल कुछ दिख रहा है। अगर मैं बेटा इस वाली लाइट रे को इस तरफ बेंड करूं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वाली लाइट रे को मैं इस तरफ बेंड करूं, अच्छा इसके बेंड करने से क्या होगा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा। इसको इस तरफ बेंड करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी इस तरफ सेम एंगल से बेंड होती है, ये पॉइंट आपको पता है, ये इस तरफ जाएगी। अच्छा इसको इस तरफ बेंड करेंगे, आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ने का मतलब है कि ये इस तरफ आएगी। बोलो। यस सर। रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों क्लोज आ रही है। तो आप आई जैसे जैसे इसको बेंड करते जाएंगे ये दोनों क्लोज आती जाएंगी, क्लोज आते 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 एक इंस्टेंट ऐसा होगा जब ये दोनों ही रेज जस्ट एक दूसरे के नॉर्मल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ये देखिए ये सिचुएशन में दिखा रहा हूँ। मान लीजिए इस सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बताइए ठीक है, ये वो सिचुएशन मैंने दिखाई है जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके बोलो भाई। यस सर। इस इंस्टेंट पर अगर यहाँ पर एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल 90 माइनस आई होगा, ये एंगल अगर 90 माइनस आई है तो ये एंगल कितना होगा, टोटल 90 है, उसमें से ये 90 माइनस आई है तो ये कितना होगा, आई है ना बेटा। ये अगर आई है तो ये कितना होगा, 90 माइनस आई। ओके क्लियर। तो इस टाइम पे आई एंड आर की ये वैल्यूज होंगी। क्या होगा जब हम यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन को ऑब्टेन कर लेंगे, तो इस तरह की जब सिचुएशन ऑब्टेन हो जाती है तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने जो लाइट इंसिडेंट कराई थी वो तो अनपोलराइज्ड लाइट थी। देखियो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट है, यहाँ पर समझिएगा। ये वेक्टर्स दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर हेल्प ली हुई है इसकी। अब 3 डायमेंशनल डायग्राम है बेटा, वेव के जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलरली यहाँ पर मैंने वेक्टर्स दिखाए हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है ना। बोलो। अनपोलराइज्ड लाइट थी जो मैंने इंसिडेंट कराई है। हमने देखा कि इस तरह से जब इंसिडेंट कराएंगे अनपोलराइज्ड लाइट को तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, इस इंस्टेंट पे जब ये दोनों जो रे हैं इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा, इस इंस्टेंट पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ये 100% पोलराइज्ड होती है। कैसी होती है, 100% पोलराइज्ड होती है। एंड वो भी 100% पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब प्लेन ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, आपको पता है ये बात। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे दोनों को कंटेन करने वाला जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलरली यहाँ पर ये पोलराइज होती है। परपेंडिकुलरली पोलराइज होने का मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे देखेंगे आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स इस डायरेक्शन में रह जाएंगे। समझ पा रहे हैं,
बोलो। यस सर। ये क्रॉस एंड डॉट मैंने बनाया, मतलब आप समझ पा रहे हैं ना वेव के लिए क्रॉस एंड डॉट का क्या मतलब है। इस तरह से होगा केस कुछ। ओके यस। ठीक है। इस इंस्टेंट पे जो एंगल होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो एट दिस इंस्टेंट एंगल आई इज कॉल्ड द आईपी विच इज नोन एज पोलराइजिंग एंगल और सिंपली एंगल ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजिंग angle or angle of polarization. It is also called Brewster's angle. क्या बोलते हैं हम इसको? Brewster's angle भी बोलते हैं। ठीक है ओके। कितना होता है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं सिंपली, आप इस पॉइंट ओ पर स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। तो बाय द स्नेल्स लॉ आप लिख सकते हैं कि लेट, अगर इधर एयर के लिए मैं बात करूं, इधर एयर है, इधर डिफरेंट कोई मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो आप बोलेंगे एट ओ बाय स्नेल्स लॉ μ1 sin IP इक्वल होगा μ2 sin R। एंड व्हाट इज R? R मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि R की वैल्यू 90 माइनस IP के इक्वल होगी। ठीक है ना। R की वैल्यू रख दें अगर, तो sin IP इक्वल है म्यू इंटू साइन 90 माइनस RP, 90 माइनस IP, तो ये tan IP हो cos IP हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे tan IP हो जाएगा, तो IP की वैल्यू इक्वल आएगी tan इनवर्स म्यू। किसके इक्वल आ गई है? tan इनवर्स म्यू के इक्वल आ गई IP की वैल्यू। ओके ठीक है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि बेसिकली जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है वो तो 100% फुल्ली पोलराइज्ड है, एंड जो लाइट रे यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई है दैट लाइट इज ऑल्सो पोलराइज्ड टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ डिग्री तक ये भी पोलराइज हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे इस लाइट में हर डायरेक्शन में, हर वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलरली हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स थे। बट अब जो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट रे दिख रही है उसमें हर डायरेक्शन नहीं है, पहले के कंपेरेटिवली कुछ कम ही प्लेन है यहाँ पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आपको मिलने वाले। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड। क्या होगी बेटा? पार्शियली पोलराइज्ड होगी ये रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है ओके। नेक्स्ट मेथड है मेथड पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन बहुत ही इजी है। समझिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमारे पास ये है एक ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब पे हमने एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया। आपको पता है कि यहाँ से एयर से जब ये लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होगी तो इस लाइट रे का कुछ पार्ट तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है बेटा ओके। ये देखिए कुछ पार्ट यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ है। अब ऐसे कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल के इक्वल कर देंगे तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनेगा कितना होगा? 90 डिग्री। डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड रे फुल्ली पोलराइज्ड है, बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इटसेल्फ पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड। भाई ये तो कैसी थी? ये तो आपको पता है कि अनपोलराइज्ड थी। बताइए ठीक है ना, ये अनपोलराइज्ड थी। बोलो बेटा। यस सर। बट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कैसी है? वो पार्शियली पोलराइज्ड है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं वो कुछ कम ही डायरेक्शन में रह गए हैं एज कंपेयर टू अनपोलराइज्ड लाइट, तो पार्शियली पोलराइज्ड थी। ओके अब आपको पता है कि यहाँ से जब लाइट से किसी ग्लास स्लैब को पास करती है तो लैटरल शिफ्ट होता है केवल, बाकी जो उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो चेंज नहीं होता। ऐसे ही तो होता है, ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, लैटरल शिफ्ट एक्सप्रेशन भी याद होगा आपको, है ना। तो इस तरह से ये लाइट रे जा रही है। हमने क्या किया? हमने एक ऐसी ही आइडेंटिकल
ग्लास स्लैब और रख दी है, वो भी इसके पैरेलल। देखिए रख दी। अब जब इसके पैरेलल यहाँ पे ग्लास स्लैब रखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, वो अगेन आईपी के इक्वल होगा, पोलराइजिंग एंगल के इक्वल होगा। इसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। जो पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, जो पार्ट रिफ्लेक्ट होगा वो तो फुल्ली पोलराइज्ड है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो पार्ट रिफ्रैक्ट होगा वो अगेन पार्शियली पोलराइज्ड होगा। तो अब इस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी वो ऑलरेडी पार्शियली पोलराइज्ड थी, वापस से इसमें कुछ प्लेन्स के अलोंग जो वेक्टर्स थे वो फिल्टर हो गए, और फिल्टर करेंगे आप इसको तो इसमें वेक्टर्स जो थे वो इस पहले के कंपेरेटिवली, इंसिडेंट लाइट के कंपेरेटिवली और ज्यादा फिल्टर हो गया, और वेक्टर्स के जो प्लेन है वाइब्रेशन के वो कुछ और कम हो गए ना पहले से। बताइए क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? बोलो बेटा। यस सर। अब जो इससे लाइट रे निकलेगी अगेन वो कैसे निकलेगी, वो यहाँ पर अगेन पैरेलल निकलेगी लैटरल शिफ्ट के साथ। तो ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ना, इसी प्रोसेस को रिपीट कर देते हैं हम। क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो फाइनली लगातार इस तरह से रिफ्रैक्टेड रे फिल्टर होती जाएगी अगर, तो फाइनली उसमें क्या हो रहा होगा, फाइनली जो लाइट होगी वो ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज्ड हो चुकी होगी, है ना? ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम इनके बीच का ये जो सेपरेशन है ये बहुत कम कर लें, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल भी पहुंचा दें, तो भी यहाँ पर रिजल्ट में कोई चेंज हमें आता हुआ नहीं दिखेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो इतने ही बनेंगे अगर हम इनको यहाँ पे रखें या और क्लोज ले आए। समझ पा रहे हैं? तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया है। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ इस तरह के सिचुएशन यहाँ पर लाते हैं कि हम ये एक स्लैब ले रहे हैं। देखो इस स्लैब की थिकनेस कितनी है इससे भी पूरा रिजल्ट मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत थिन शीट लाइक स्लैब ले ली है। इस पे एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया है। जब इस पे ये लाइट रे इंसिडेंट कराई है मैंने तो रिफ्लेक्ट हो गई कुछ पार्ट यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हो गया। जो पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ है वो पार्शियली पोलराइज्ड होगा। अब इस पे मैंने क्या किया, लगातार इस तरह की कई सारी शीट्स रख दी है। देखो मैंने कई सारी शीट्स यहाँ पर ऑलमोस्ट कांटेक्ट में रखी है। बोलो बेटा। ऑलमोस्ट मैंने क्या करा है, इन सबको कांटेक्ट में रखा, थिन शीट्स मैंने ले ली है। अब ऐसी कई सारी शीट्स अगर आप कंसीडर करेंगे तो इन सारी शीट्स के साथ सेम चीज ही होने वाली है। लाइट आएगी, फर्स्ट में इंसिडेंट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद एंगल मैंने यहाँ पर जो है वो पोलराइजिंग एंगल के इक्वल लिया हुआ है। जो रिफ्रैक्ट होगी वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी, वो दूसरे में एंटर करेगी अगेन आईपी एंगल के साथ, और इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद जब ये लाइट रे फाइनली यहाँ से टोटल शिफ्ट मैंने कुछ दिखा दिया है कि नेट शिफ्ट जो है वो कुछ हो गया है। हर एक पॉइंट पे इंटरनली भी स्ट्रेट नहीं जा रही है बेटा, ये अब दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि थिन शीट है, बट एक्चुअल में आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही फॉलो होते हुए निकलेगी बाहर। तो फाइनली जब ये बाहर निकलेगी तो ये हमें प्लेन पोलराइज्ड मिलेगी। कैसे मिल रही है, प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, ओके। कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं, ओके ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड मेथड, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ये क्या होता है? पहले तो स्कैटरिंग जो प्रोसेस है उसको समझते हैं थोड़ा सा। स्कैटरिंग ऑप्टिक्स के अंदर आपने पढ़ा है वो फिनोमेना जिसकी वजह से हमें स्काई ब्लूइश कलर का दिखता है ना? उसका रीजन होता है स्कैटरिंग। बेसिकली जब सनलाइट एंटर करती है तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी थ्रू सनलाइट की स्कैटरिंग होती है। अब हमें कलर ब्लू ही क्यों दिखता है, उसके पीछे भी कई सारे एक्सप्लेनेशन है कि स्कैटरिंग ऐसा नहीं है हम किसी भी वेव का किसी भी ऑब्स्टेकल से स्कैटरिंग करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्कैटरिंग केवल तभी परसेप्टिबल होती है जब साइज ऑफ द स्कैटरर वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो। ऐसे ही तो होता है कुछ, है ना बेटा? क्लियर है क्या? तो इन दैट केस हमें स्कैटरिंग होती हुई दिखेगी। क्या होता है स्कैटरिंग के अंदर? तो स्कैटरिंग के अंदर भी सेम चीज ही है जैसा कि मैंने अभी वहां पर बल्ब के केस में एक्सप्लेन किया था कि जब लाइट आ रही है, लाइट आकर के किसी स्कैटर पर या किसी पार्टिकल पे इंसिडेंट हो रही है, वो पार्टिकल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो वापस से उसको री रेडिएट कर रहा है।
अब जब वो री रेडिएट करेगा तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में री रेडिएट करेगा। ऐसे ही मैं एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सपोज ये एक पार्टिकल था, वैसे तो इसका साइज बहुत स्मॉल होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगा, बट अभी मुझे फिनोमेना समझना है इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया। लेट दिस इज द पार्टिकल। अब इस पार्टिकल पे अगर हम कोई लाइट को इंसिडेंट करा दें, ये करा दी मैंने एक लाइट को इंसिडेंट इस पार्टिकल पर, ये देखिए, ठीक है। इस पे हमने एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराई है, समझ पा रहे हैं। अब ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है बेटा, वो जब इस पे इंसिडेंट होगी तो ये इसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद इसको क्या करेगा, ये इस लाइट को री रेडिएट करेगा हर डायरेक्शन में। कर दिया इसने। अब जब इसको ये री रेडिएट करेगा तो इनिशियली जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन थी उसके परपेंडिकुलरली जो भी वेव्स रेडिएट हुई होंगी फ्रॉम दिस स्कैटरर, वो सारी ही प्लेन पोलराइज्ड होने वाली। समझ पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करके आपको ये चीज एक्सप्लेन करूँ तो देखिए यहाँ पर ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली है, ये मैंने वाई एक्सिस कंसिडर कर ली है, ये मैंने वाई एक्सिस कंसिडर कर ली है, ये मैंने जेड एक्सिस कंसिडर कर ली है। वैसे तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में यहाँ पर वेव्स रेडिएट होने वाली हैं। हम इसमें से यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिखा रहे हैं, कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि मैंने वाई एंड जेड दिखा दिए। इनिशियली एक्स के अलोंग जा रही थी वेव, अब हर डायरेक्शन में रेडिएट हो रही है। वाई के अलोंग जो वेव जा रही होगी, ये वाली, आफ्टर द रेडिएशन जो इस तरफ जा रहे होंगे वेव्स, ये प्लेन पोलराइज्ड होगी। जेड के अलोंग जो जा रही होगी वो प्लेन पोलराइज्ड होगी। अब जब हम प्लेन पोलराइज्ड की बात कर रहे हैं तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बताइए किस प्लेन में ये पोलराइज्ड होंगी, वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में होंगे। तो आपको समझना है कि वाई एक्सिस के अलोंग जो वेव्स जा रही हैं उनमें जो वाइब्रेशन होंगे वो जेड एक्सिस के पैरेलल होंगे। क्लियर है क्या? ओके। तो वाई के अलोंग जो वेव्स जा रही हैं उनमें जो वाइब्रेशन है वो किधर है बेटा? जेड एक्सिस के पैरेलल। जेड एक्सिस आपको दिख रही है, इसके पैरेलल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हैं? Yes, yes. जेड एक्सिस के अलोंग जो वेव जा रही हैं उनमें जो वाइब्रेशन होंगे वो किस कहाँ होंगे? तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे। आप ऐसे ही कोई भी एक्सिस कंसिडर करके परपेंडिकुलरली अब इस तरह से बता सकते हैं कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा। यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूं मैं, फॉर लाइट अलोंग वाई एक्सिस वाइब्रेशन होने वाले हैं एंड फॉर लाइट अलोंग जेड एक्सिस वाइब्रेशन होने वाले अलोंग वाई एक्सिस। समझ पा रहे हैं? ओके, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट मेथड जो अब आ रहा है वो है पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। ये अगेन इंपॉर्टेंट मेथड है। क्या है पहले तो समझिए। यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है डाइक्रोइज्म, ये क्या है? भाई हमने देखा कि कुछ ऐसे भी क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, अगर हम इन पे एक अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट कराएं तो ऑटोमेटिकली जो इमर्जिंग लाइट होगी वो पोलराइज्ड मिलती है। ओके। ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो निकोल प्रिज्म आपने शायद सुना होगा भी। ओके, वो ऐसा ही एक क्रिस्टल है, या फिर टर्मलाइन क्रिस्टल होता है, या फिर आपने डेफिनेटली इसका नाम तो सुना ही होगा, पोलराइड ग्लास का सुना है। पोलराइड ग्लास के Yes, sir. भी करते हैं सन ग्लासेस के अंदर। ओके, तो Yes, ये जो sir. मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलना है डाइक्रोइज्म। ओके, ठीक है। तो क्या है ये देखिए, अभी यहाँ पर मैं एक सिंबल ले रहा हूँ, एक पोलराइजर बोलते हैं इन सबको हम सिंपल लैंग्वेज में। ये मैंने एक पोलराइजर दिखाया हुआ है। सिंबल है बेसिकली ये पोलराइजर का।
ठीक है, इस पे हम अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करने जा रहे हैं। अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करेंगे, यहाँ से जो इमर्जिंग लाइट होगी ये प्लेन पोलराइज होगी। अब जो अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसके लिए तो आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर जितने भी प्लेन्स थे सारे प्लेन्स में वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसा मानना पड़ेगा हमको। एंड जो ये लाइट थी ये तो अनपोलराइज लाइट थी। अब जो लाइट इमर्ज हो रही है इस पोलराइजर से वो प्लेन पोलराइज। तो अब यहाँ पे ये एक सवाल आता है कि भाई अगर पोलराइज लाइट यहाँ पर आ रही है, प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ पर आ रही, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं उनका वाइब्रेशन किस प्लेन में होगा? ओके, किस प्लेन में यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, ये भी तो पॉइंट आएगा। तो आपको क्या होगा, यहाँ पर हमेशा जब भी पोलराइजर दिखाया जाएगा आपको कहीं पर भी दिखेगा तो एक इस तरह से एक्सिस साथ में दी जाएगी which is called the optic axis of the polarizer or it is also called transmission axis। ठीक है, तो इस एक्सिस के पैरेलल जो वेक्टर्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ओके, वो वेक्टर्स केवल यहाँ पर पास हो पाएंगे एंड इसके जो इसके अलोंग नहीं थे, मतलब जो इसके परपेंडिकुलर होंगे, वो वेक्टर्स यहाँ पर बाहर नहीं निकलने वाले। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली जो लाइट यहाँ पर आपको इमर्ज होती हुई मिलेगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स हैं उनका वाइब्रेशन इस ऑप्टिक एक्सिस के ही या ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल ही रह जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं पोलराइजर। एंड इसकी ये जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के थ्रू ये प्रोसेस हो पा रहा होगा, इसी को बोलते हैं डाइक्रोज। पोलराइजर इसको बोल रहे हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनालाइजर। एनालाइजर हम इसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एनालाइजर मतलब जिसका यूज हम एनालिसिस करने के लिए करें, तो एनालाइजर भी बोलते हैं इसको। इस पे आते हैं लौट करके, इसके पहले मैं अभी यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। एक लॉ है विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ मैलर। स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं पहले, देखिए ध्यान से। देखिए स्टेटमेंट क्या है, व्हेन अ कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट beam is incident on an analyzer, then the intensity of emergent light varies as the square of the cosine of the angle between the planes of transmission axis of the analyzer and the direction of plane of vibration of incident light। वैसे तो यहाँ पे लैंग्वेज पर ध्यान से पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, बट अगर नहीं हुआ है फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि सपोज करिए यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास एक एनालाइजर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, एंड इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस मैंने यहाँ पर ये दिखाई हुई है। ये है एक पोलराइजर हमारे पास। हमने क्या किया बेटा, इस पे लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं हम, और इस बार डेफिनेशन पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें यहाँ पर अनपोलराइज लाइट की बात नहीं हुई है। किसकी बात हुई है? पोलराइज्ड लाइट ही इंसिडेंट कराई है। देख लीजिए, पढ़िए डेफिनेशन। स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट पढ़िए, देख रहे हैं? तो ये यहाँ पर मैंने इस पे प्लेन पोलराइज लाइट ही इंसिडेंट कराई हुई है। सपोज जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मैंने इंसिडेंट कराई उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स है उनका वाइब्रेशन इस प्लेन में हो रहा है। समझ पा रहे हैं? वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन कौन सी है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन मैंने ये दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स इस तरह से इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। yes, अभी आपको क्या दिख रहा है कि इंसिडेंट लाइट जो है उसमें जो प्लेन है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वो ये वाला था। देखिए उसमें जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो ये वाला प्लेन है। भाई आप ये वाला प्लेन जो कंसीडर करेंगे, इस प्लेन में ही वाइब्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। अगर यहाँ पर क्लियर करना है तो मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड डिफाइन कर रहा हूँ।
इस डायग्राम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग वाई एक्स प्लेन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स वाइब्रेट करने, ठीक है। एंड हमने यहाँ पर ये जो पोलराइजर रखा है ना बेटा, ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, 3 डायमेंशनल डायग्राम है। इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट करके रखा है, एक्स वाई एक्सिस से, एक्स वाई प्लेन जो है उससे कुछ एंगल पे टिल्ट कर रखा है, ओके। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का जो प्लेन है और एनालाइजर जो प्लेन के साथ एंगल बना रहा है उसको यहाँ पर बोल दिया है मैंने थीटा। दिस इज थीटा, क्लियर, ओके, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, Yes, sir. अब जो लाइट यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट ही इंसिडेंट कराई आपने, प्लेन पोलराइज लाइट ही बाहर निकलेगी डेफिनेटली। अब जो प्लेन पोलराइज लाइट निकलेगी वो तो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब उसमें जो वाइब्रेशन होंगे उन वाइब्रेशंस का प्लेन ये वाला हो जाएगा। ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो पोलराइजर था ये एक्स वाई प्लेन के साथ कुछ एंगल बना रहा था, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है एक्स वाई प्लेन के साथ सेम एंगल बनाते हुए बाहर निकल रही होगी, ठीक है, ओके। इस तरह का कुछ हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लाइट आपने इंसिडेंट कराई थी, लेट उसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है एंड इमर्जिंग लाइट जो होगी उसकी इंटेंसिटी कुछ डिफरेंट हो सकती है, आई मान लिया मैंने। अब आई एंड आई नॉट इनके बीच का रिलेशन यहाँ पर लॉ ऑफ मैलस से डिफाइन किया गया। उसमें बोला गया द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल between the planes of transmission axis of the analyzer and the direction of plane of vibration of incident light। यहाँ पर जो आई है इंटेंसिटी इमर्जेंट लाइट की, वो कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा है ना, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। एंड अगर हम पूरे रिजल्ट की बात करें तो ये इक्वल होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हैं? क्लियर? Yes, दिस इज sir. द रिलेशन विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ मैलस। ओके बेटा, बताइए कोई कंफ्यूजन है तो। No, sir. अब यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल लूं लॉ ऑफ मैलस के बेसिस पे, कि सपोज करिए यहाँ पर मैंने एक पोलराइजर लिया हुआ है जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस मैंने कौन सी ली है, देखो डायग्राम में मेंशन कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। ये है बेटा एक्स एक्स माना है मैंने, ये मैंने वाई एक्सिस माना है एंड ये मैंने माना है जेड एक्सिस। ठीक है, इसको मैंने क्या माना हुआ है, जेड एक्सिस। ये जो जेड एक्सिस है यही है इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस। अब जो लाइट मैंने इंसिडेंट कराई है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स वाइब्रेट कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, ये देखिए। अब बताइए यहाँ पर जो इमर्जेंट लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो आप क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पर ट्रांसमिशन एक्सिस देखें अगर, तो इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो तो एक्स वाई प्लेन था, एंड एनालाइजर की जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो तो जेड एक्सिस के पैरेलल मैंने रख दी है। समझ पा रहे हैं? तो Yes. बीच का एंगल थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा 90 डिग्री, है ना। थीटा अगर 90 डिग्री है तो इंटेंसिटी कितनी होगी इमेजिन लाइट की, 0। बोलो बेटा, क्लियर है क्या? बताइए समझ Yes, पा रहे sir. हैं? अगर थीटा 90 डिग्री नहीं होता, कुछ और एंगल होता, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करते हो, बताते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है।
अब यहाँ पर ये एक दिमाग में ये एक सवाल आ सकता है कि भाई यहाँ पर इंटेंसिटी क्यों वेरी कर रही है, वेरी क्यों कर रही है? तो अभी यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम इस पे लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को अलाउ कर रहा है जो इसके ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है। तो अभी ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स थे इनके हम कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल एंड एक कंपोनेंट ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर। जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा वो पास नहीं हो पाएगा, जो कंपोनेंट पैरेलल होगा वो पास हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ कंपोनेंट ही पास हो पा रहे हैं। बोलो ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? Yes, sir. इस वजह से इंटेंसिटी यहाँ पर कम होती जा रही है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट आ ही नहीं पाया जब आपने एंगल 90 डिग्री ले लिया। जब एंगल 90 डिग्री ले लिया कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा इसकी z एक्सिस के अलोंग। तो इन दैट केस यहाँ पे इंटेंसिटी आपको 0 मिल गई है इमर्जेंट लाइट की। ठीक है ना? ओके, यस सर। अभी इसमें एक पॉइंट आ रहा है क्या कि अगर मान लीजिए ये एक पोलराइजर होता एंड इस पोलराइजर पर हम लाइट इंसिडेंट करा रहे होते और इस बार मैंने जो कंडीशन ली है वो ऐसी ले ली। देखो क्या कि चलो भाई लॉ ऑफ मेलस तो बोल रहा है कि इंसिडेंट लाइट जो होगी वो कैसी होगी, प्लेन पोलराइज्ड। सपोज हमने यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट ही इंसिडेंट करा दी तो क्या होगा, क्या होगा इन दैट केस? तो इन दैट केस बोलोगे आप कि भाई अभी भी जो लाइट बाहर निकलेगी वो तो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल ही उसमें वाइब्रेशन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये पॉइंट तो क्लियर है। बट व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी? इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होगी अब? तो अब यहाँ पर थीटा की कोई एक वैल्यू नहीं ले सकते ना आप। थीटा की वैल्यू क्या लोगे आप? भाई आपको यहाँ पर दिख रहा है हर प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स का, तो इस वाली फील्ड के लिए थीटा कुछ और है, इस वाली फील्ड के लिए थीटा कुछ और है, इसके लिए थीटा कुछ और है। बोलो समझ पा रहे हैं ना? ट्रांसमिशन एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल तो यहाँ पर डिफरेंट Yes, डिफरेंट। यस बेसिकली थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई तक सारी मिलने वाली हैं। और जब ऐसा होगा तो अब इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट कैसे डिफाइन होगी? तो हम बोल रहे हैं ये जो रिलेशन था उसमें थीटा की वैल्यू 0 से लेकर सारी हैं, तो हम एवरेज वैल्यू ले सकते हैं इन सब की। तो हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? ओके, बोलो। yes, यस सर। तो जब आप यहाँ पर एवरेज डिफाइन करेंगे इस रिलेशन के अंदर तो आई एवरेज इक्वल हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू। ऐसी तो आएगी, है ना बेटा? तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये इक्वल हो जाएगी आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू फॉर दिस एंगल, दिस सेट ऑफ एंगल कितना हो जाएगी, 1/2 आएगी ना। तो आई की वैल्यू आई नॉट बाई 2 आने वाली है। तो जब भी अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराएंगे हम तो हमेशा इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट आई नॉट बाई 2 होगी। दिस इज द पॉइंट। ओके, पढ़िए, देखिए क्वेश्चन को। आपको इस तरह का एक डायग्राम गिवन है, ठीक है? ओके, हमने क्या किया है, पोलराइजर ए पोलराइजर बी, दो पोलराइजर यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। पोलराइजर ए पे हमने अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराई है। आपको बताना है इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट फ्रॉम बी। ओके, फर्स्ट पार्ट में बताइए इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट फ्रॉम बी कितनी होने वाली है? अभी यहाँ पर जब हमने अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराई तो सिंपली यहाँ पर क्या होने वाला है, जो लाइट यहाँ से निकलेगी उसमें जो वाइब्रेशन का प्लेन होगा वो ऐसा दिखेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से वाइब्रेट करनी होंगी वाई एक्सिस के पैरेलल। अब जब यहाँ पे इंटेंसिटी देखेंगे तो ये इंटेंसिटी कितनी होने वाली है, आई नॉट बाई 2। आई नॉट इंसिडेंट कराई तो आई नॉट बाई 2 निकलेगी क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराई यहाँ पर। अब इसमें जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स का वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसके आगे जो हमने यहाँ पर एक पोलराइजर रखा हुआ है इसके लिए ट्रांसमिशन एक्सिस दिख रही है हमें जेड एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पर वाइब्रेशन देखो और यहाँ पर जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो बीच का एंगल कितना बनेगा इस बार? इस बार बीच का एंगल इसके लिए बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर एंगल बनेगा तो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी 0। 0। तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर सिंपली 0 होने वाला था। ओके, अब क्या हो रहा है सेकंड पार्ट में, क्या हो रहा है,
हमसे बोला जा सेम चीज हमें बतानी है, बट इस बार हमने क्या किया है, पोलराइजर लिया है, पोलराइजर सी, उसको ए एंड बी के बीच में प्लेस कर दिया है, ठीक है। और किस तरह से प्लेस किया है कि इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस जो होगी वो 30 डिग्री एंगल बनाएगी वाई एक्सिस के साथ, वो भी वाइजेड प्लेन में। तो हमने थर्ड पोलराइजर जो रखा है उसको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से रखा है। देखो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको प्लेस किया हुआ है, देख पा रहे हैं, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है इसका, ओके। अब ये जो 30 डिग्री एंगल बन रहा है वाई एक्सिस के साथ है एंड वाइजेड प्लेन में है, ये भी मेंशन किया गया है। तो वाई एक्सिस के साथ इतना एंगल बन रहा है। अभी यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी, यहाँ से पोलराइजर सी बोल रहा हूँ मैं इसको, पोलराइजर सी से जो लाइट इमर्ज होने वाली है उसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये वाला रह जाएगा क्या? क्या ये बात क्लियर है सबको? इसकी ट्रांसमिशन Yes, sir. एक्सिस कितनी होगी इंटेंसिटी यहाँ पर इस पॉइंट पे लिखें अगर हम, तो आई A सी not की by होगी। मैं पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूँ, तो पार्ट बी में हम क्या बोलेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट फ्रॉम द पोलराइजर सी इक्वल होने वाली इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 थी, एंड कॉस स्क्वायर, कॉस 30 का स्क्वायर यहाँ पर चलेगा। बोलो yes, sir. ये आंसर कितना होने वाला है? cos 30 मींस √3/2, तो 3/8 I नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट फ्रॉम सी, हो जाएगा। अब ये जो लाइट है यही इंसिडेंट होगी बी पर, एंड बी के लिए देखेंगे अगर आप, तो आपको क्या दिख रहा है कि बी के लिए यहाँ पर ये जो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, एंड यहाँ पर ये 30 डिग्री एंगल वाइज एक्सिस से वाइजेड प्लेन में 30 डिग्री एंगल पे टर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो एंगल जेड एक्सिस का कितना बचेगा? 60 60 डिग्री। degree. तो अब आई बी क्या लिखोगे? इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी मींस 3I0/8 इनटू cos 60 का स्क्वायर चलेगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आने वाला है? 3I0/8 cos 60 into 1/4. तो 3I0/32 विल बी द आंसर। बताइए ठीक है, ये हो जाएगा आंसर? Yes, sir. ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। एक अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई है, एंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या है, इंटेंसिटी आई थी अनपोलराइज्ड लाइट की, एंड दो पोलराइजर है यहाँ पर, ए फॉलोड बाय बी। द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज I/2। अभी कोई यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि दोनों ही जो पोलराइजर हैं उनकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है इनके बीच का एंगल कितना है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। हाँ, अगर आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे तो आप जरूर यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंट दी गई है। देखिए कैसे, मैं डायग्राम दिखाता हूँ। अभी क्या हो रहा है, हमने आई इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट कराई है बेटा इस बार। यहाँ से अब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ पे जो लाइट आएगी वो उसकी इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली I/2 हो चुकी होगी, एंड इसके अंदर जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा इस लाइट का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल वाइब्रेट करते हुए दिखेंगे। ऐसी तो होगा। अब क्या होगा, अब हमने देखा कि यहाँ पर मेंशन है कि इमर्जेंट लाइट पूरे ए एंड बी दोनों से के सिस्टम से बाहर जो निकल रही लाइट उसकी इंटेंसिटी I/2 है। तो बताओ बी की ट्रांसमिशन एक्सिस हम कौन सी लें जिससे कि यहाँ पर भी लाइट हमें I/2 ही मिले? तो डेफिनेटली ये तब पॉसिबल जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो इसकी भी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो ए के पैरेलल ही होगी। ये हिंट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। समझ पाए ये बात आप? बताइए अब क्या हो रहा है बेटा। अब हमसे बोला जा रहा है कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक थर्ड पोलराइजर लिया है सी, इसको प्लेस कर दिया है ए एंड बी के बीच में। द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज रिड्यूस्ड टू I/3। हमने थर्ड पोलराइजर यहाँ पर लिया और उसको भी यहाँ पर रख दिया है। देखो एक थर्ड पोलराइजर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इसको भी मैंने इनके बीच में यहाँ पर रख दिया। अब ये जो थर्ड पोलराइजर है जिसको मैंने यहाँ पर बोला हुआ है सी, उसको रखने के बाद इंटेंसिटी जो है I/3 हो गई है फाइनल इंटेंसिटी। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि जब हमने इसको ऐसे रखा होगा तो डेफिनेटली इसका जो एंगल है वो कुछ मतलब थीटा जो है 0 से कुछ डिफरेंट आया होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने इसको जो रखा है वो इस तरह से रखा है कुछ, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस थीटा एंगल यहाँ पर बना रहा है, मान लेते हैं थीटा एंगल है ये। तो अब आप क्या बोलोगे कि पोलराइजर सी के लिए इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इमर्जिंग आउट फ्रॉम द सी इक्वल होगी
इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा, ठीक है। और इससे जो लाइट बाहर निकलेगी उसमें जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो तो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। बोलो बेटा, ठीक है ये बात? ओके। Yes, sir. अब क्या होने वाला है? अब जो थर्ड पोलराइजर था, मतलब ये वाला, सॉरी, इस बी की बात करेंगे, तो बी की जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो तो ए के पैरेलल ही थी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स थीटा एंगल पर टर्न हो चुके हैं, है ना, मतलब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन थीटा Yes, एंगल sir. पर टर्न है। तो वापस से यहाँ पर जब आप इसके लिए देखोगे बी के लिए, तो इससे इमर्ज होने वाली लाइट की इंटेंसिटी आईबी इक्वल होगा इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, और इंसिडेंट लाइट कौन सी होगी? जो सी से बाहर निकली, जिसको हमने आईसी बोला है, एंड थीटा की वैल्यू थीटा ही लेंगे तो Cos cos square थीटा, theta. ये रिलेशन बनेगा ना। आईसी की वैल्यू रख देते हैं, Yes, तो sir. आईबी इक्वल होगा I/2 cos टू द पावर 4 थीटा बन जाएगा। बोलो, ठीक है ये Yes, बात? sir. आईबी की वैल्यू, अब यहाँ से जो बी से लाइट निकली है उसकी इंटेंसिटी हमें गिवन है I/3, I/3 यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, ये I/3 कर देंगे अगर, तो ये 2/3 इज इक्वल टू cos टू द पावर 4 थीटा। ये आपको रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, cos थीटा की वैल्यू इक्वल हो गई है, 2/3 R/5. ठीक है, Yes, ओके। sir. आपको बोला गया कि भाई एक पर्सन है जो किसी हाई राइज बिल्डिंग में रहता है, जो बिल्डिंग है वो रिवर के बगल में है, अक्रॉस द रिवर, मतलब रिवर के उस तरफ एक टावर है जिसकी हाइट है 40 मीटर। When the person who is at a height of 10 मीटर looks through a polarizer, अब ये जो पर्सन है ये बिल्डिंग में है, वो भी 10 मीटर की हाइट पर है, एक पोलराइजर के थ्रू ये अप्रोप्रिएट एंगल ले करके कुछ यहाँ पर टावर से जो लाइट आ रही है रिवर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के उसको देख रहा है, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है। लेट दिस इज द पर्सन, यहाँ पर है इसके पास एक पोलराइजर, और इस पोलराइजर के थ्रू ये देख रहा है, एंड किसको देख रहा है? तो जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, सपोज यहाँ पर 40 मीटर की हाइट कहीं पे मैं ले रहा हूँ, सपोज यहाँ से लाइट आई फिर रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गई, ओके। तो इस लाइट को ये देख रहा है। अब ये जो टावर है ये भी इसमें भी हर एक पॉइंट पे सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो भी कौन सी लाइट को देख रहा है? तो इसके बारे में आगे गिवन है, he notes that the intensity of the light coming from the distance x from his building is least, and this corresponds to the light coming from light bulb at height y। तो y हाइट पे जो लाइट बल्ब था, इसको मैं मान रहा हूँ y हाइट पे जो लाइट बल्ब बेटा ये वाला, यहां से आने वाली लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर के आई है तो इसको मिनिमम इंटेंसिटी दिखी है, ओके। अब मिनिमम इंटेंसिटी बेटा कब होगी? मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी? जब यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट लेंगे तो इन दैट केस जो इंटेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी, ओके। तो अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जब आपने इस तरह से इसको इंसिडेंट कराया होगा तो बेसिकली ये जो एंगल है वो ब्रूस्टर एंगल के इक्वल हो गया होगा। अगर ये एंगल ब्रूस्टर एंगल के इक्वल हो गया तो इन दैट केस आपको पता है कि अब क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो लाइट इस तरफ जा रही है एंड जो लाइट इस तरफ जा रही है, दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री यहाँ पर, और जब ये एंगल 90 डिग्री बनेगा तब आपको पता है कि ये जो लाइट होगी ये प्लेन पोलराइज्ड होगी, एंड जब ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड होगी तभी इसको मिनिमम इंटेंसिटी मिलने वाली है ना? ठीक है बेटा, Yes, sir. ये है सिचुएशन। तो अब ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया, बस इस डायग्राम को आपको सॉल्व कर देना है। इस डायग्राम को आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या आपको पता है कि भाई यहाँ पर ब्रूस्टर एंगल है IB, ये जो है ये ब्रूस्टर एंगल है, तो tan IB हमने यही देखा था ना, tan थीटा इक्वल था म्यू, tan थीटा किसके इक्वल था? म्यू के इक्वल था। यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू गिवन है 4/3, tan थीटा भी हमको चाहिए। तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल भी तो IB के इक्वल होगा, तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं tan IB लिख रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल टू x/10 हो जाएगा।
यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 40/3। तो 40/3 जो क्लोजेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वो 13 मीटर का है। इसी तरह से यहाँ पर इस ट्रायंगल को देखें अगर, तो इसमें ये वाला एंगल IB हो जाएगा। बोलो बेटा, तो इस बिगर ट्रायंगल के अंदर tan IB लिखेंगे अगर आप, तो वो इक्वल हो जाएगा x माइनस 10। भाई ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है यहाँ पर x, तो ये लेंथ कितनी होगी 50 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा 50 माइनस एक्स हो जाएगा ये अपॉन y मीन्स ये। ठीक है, अब इसको Yes, सॉल्व sir. करेंगे अगर, तो tan IB मीन्स ब्रूस्टर एंगल, मतलब इसकी वैल्यू 4/3 थी, ये हो गया ये है ना। अब ये लिखा है 4y/3 इक्वल है 50 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है कितनी 40/3, अभी यूज कर रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेशन बाद में लेंगे। तो 4y/3 50 माइनस 40 110। बोलो 110/3 बन रहा है, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. y की वैल्यू कितनी आ रही है 110/4 मीन्स 27.5 आएगा। Yes, मतलब अगर sir. क्लोजेस्ट ऑप्शन देखें तो 27 मीटर ले सकते हैं। ठीक है, ओके। एक पॉइंट जिसकी बात मैंने बोली थी कि आगे मैं आपको बताता हूँ, वो ये था कि भाई हम पोलराइजर को एनालाइजर क्यों बोल रहे हैं। हम पोलराइजर को एनालाइजर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी पोलराइजर की हेल्प से हम किसी भी लाइट को, देखिए अगर आपके पास कोई लाइट है और मतलब मैंने आपके सामने एक लाइट बीम दी और मैंने आपसे बोला कि आप चेक करके बताइए कि क्या ये पोलराइज्ड है या फिर अनपोलराइज्ड है। तो अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, हम इसको अनएडेड आई से नहीं बता सकते, समझ पा रहे हैं, ऐसे नहीं बता सकते। हमें चाहिए कोई डिवाइस और वो डिवाइस है यहाँ पर ये पोलराइजर। हम पोलराइजर की हेल्प से ये चेक कर सकते हैं कि गिवन लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है। कैसे चेक करेंगे, सपोज आपके सामने कोई लाइट बीम थी, आप उसको देख रहे हो, आपने एक पोलराइजर को रखा है ना, यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है जो चेक करना चाहता है कि लाइट कैसी है, तो यहाँ पर एक पोलराइजर को रखेगा। अभी उसको लाइट की कुछ इंटेंसिटी सेंस कर पा रहा होगा वो, अब ये इस पोलराइजर को लगातार रोटेट करेगा, धीरे धीरे इसको रोटेट करेगा। जब ये इस पोलराइजर को धीरे धीरे रोटेट करेगा तो डेफिनेटली इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस भी साथ में रोटेट हो रही है। अगर अनपोलराइज लाइट होगी तो ऑलवेज इसको इंटेंसिटी कितनी फील होनी चाहिए I0/2। बोलो बेटा, अगर अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इन दैट केस तो इंटेंसिटी जो ये सेंस करता वो I0/2 ही होता। बट अगर पोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर इंटेंसिटी इसके रोटेशन से लगातार चेंज होती जाएगी। समझ पा रहे हैं ये बात, बताइए। Yes, sir. Sure. अलग से डायग्राम बना लेते हैं लोग, ऊपर वाले डायग्राम में ही शायद कंफ्यूज हो गए। यहाँ मैंने बोला कि एक लाइट आ रही है, अगर बेटा ये अनपोलराइज लाइट होगी तो इसको रोटेट करने के बावजूद कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। ये जो इंटेंसिटी सेंस करेगा वो I0/2 ही होने वाली हमेशा, अगर I0 इंटेंसिटी थी। बट हाँ, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट होगी तो जैसे जैसे हम इस पोलराइजर को टर्न करेंगे वैसे वैसे ट्रांसमिशन एक्सिस टर्न होती जाएगी, थीटा वेरी करेगा, तो इंटेंसिटी भी यहाँ पर जो है इमर्जेंट लाइट की वो वेरी करेगी, तो हम भी डिफरेंट इंटेंसिटी सेंस करेंगे। एंड मीनवाइल ये किसी ना किसी इंस्टेंट पे जीरो भी होगी जब थीटा की वैल्यू 90 या 270 पहुंची होगी। बोलो ठीक है ना, ओके। तो ये आपको यहाँ पर वेरिएशन दिख रहा है। तो एनालाइजर इसलिए हमने बोला क्योंकि हम एनालिसिस करके बता सकते हैं कि लाइट कैसी है, ओके।